जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि हिंदी से संबंधित है। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आप लोग को बताना है जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है। विकल्प ए है ऊ, विकल्प बी है ई, विकल्प सी है ए, विकल्प डी है ऐ। तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, ए। बड़ा ऊ जो है कैसा स्वर है, तो यह जो है दीर्घ स्वर है। जबकि ई की बात की जाए कैसा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर है। यदि ए और ऐ की बात की जाए, ये दोनों कैसे स्वर हैं, तो ये दोनों जो है संयुक्त स्वर हैं। यदि बात की जाए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर जो है बड़ा अ हो गया, उसके पश्चात बड़ी ई हो गई, और बड़ा ऊ जो है दीर्घ स्वर है। जबकि अ, ई, ऊ और री जो है कैसा स्वर है, तो ये चारों जो है ह्रस्व स्वर हैं। जबकि ए, ऐ, ओ और औ जो है कैसा स्वर है, तो ये चारों जो है संयुक्त स्वर हैं। तो बड़ा अ या आ जिसे कहते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों जो है दीर्घ स्वर हैं। जबकि अ, ई, ऊ, री चारों ह्रस्व स्वर हैं। जबकि चार ए, ऐ, ओ, औ कैसे स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो आप लोग को बताना है कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। विकल्प ए है ग, विकल्प बी है ज, विकल्प सी है ल, विकल्प डी है श। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन इनमें कौन सा है, ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। यदि विकल्प डी की बात की जाए, जो दंत स है, यह किस प्रकार का व्यंजन है, तो यह जो है ऊष्म व्यंजन है। यदि बात की जाए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो है चार होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व, ये सभी जो है चारों ये अंतस्थ व्यंजन है। यदि बात की जाए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श जो है, और ह जो है, ये चारों कैसे व्यंजन हैं, तो ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। देखिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो आप लोग को बताना है जो क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें की अल्प प्राण कौन सा है। विकल्प ए है ख, विकल्प बी है घ, विकल्प सी है ठ, विकल्प डी है त। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, अल्प प्राण की जो है पहचान कैसे करते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम व्यंजन, तीसरा वर्ण और जो पांचवा वर्ण है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तथा जो सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो य, र, ल, व और प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है कैसा है, तो अल्प प्राण है। अब देखिए विकल्प को आप लोग चेक करिए। देखिए ख कैसा है, तो देखिए ये जो है कंठ वर्ग का दूसरा वर्ण है। जबकि ग जो है कंठ वर्ग का चौथा वर्ण है। ठ की बात की जाए तो यह जो है कैसा वर्ण है, तो यह जो है मूर्धन्य वर्ग का जो है दूसरा वर्ण है। यदि त की बात की जाए तो यह जो है दंत्य वर्ग का पहला वर्ण है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। एक बार फिर से देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है। देखिए, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा वर्ण जो है सघोष है। विकल्प ए है अ, विकल्प बी है ख, विकल्प सी है ठ, विकल्प डी है त। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसकी पहचान कैसे होती है। प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और सभी जो स्वर होते हैं कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो सघोष कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल, व और जो सभी स्वर होते हैं कैसे व्यंजन होते हैं, तो ये सभी जो है सघोष व्यंजन होते हैं। तो अब इसमें आप लोग पहचान कीजिए। देखिए यदि बात की जाए ख की, विकल्प बी की, तो देखिए ख जो है कंठ वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठ की बात की जाए तो यह कैसा है, तो यह जो है मूर्धन्य वर्ग का जो है दूसरा वर्ण है। यदि थ की बात की जाए तो यह कैसा वर्ण है, तो यह जो है दंत्य वर्ग का दूसरा है। और परिभाषा क्या कहता है कि तीसरा, चौथा, उसके पश्चात जो है
तीसरा, चौथा और पांचवा, तथा स्वर जो है और स्वर उसके पश्चात जो है अंतस्थ व्यंजन जो है क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो स्वर इसमें कौन सा है, ए है, यही हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा ओष्ठ्य है। विकल्प ए है बड़ी ई, विकल्प बी है री, विकल्प सी है उ, विकल्प डी है ऐ। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, आप लोग बताइए। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ओष्ठ्य है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जो है क्या है, ओष्ठ्य है। यदि बात की जाए ऊ और बड़ा ऊ जो है दोनों कैसा है, वर्ण है, तो दोनों ओष्ठ्य हैं। यदि बड़ी ई की बात की जाए यह कैसा है, यह जो है तालव्य है। देखिए ई और बड़ी ई दोनों जो है कैसा वर्ण है, तालव्य है। यदि री की बात की जाए मूर्धन्य है, जबकि ए और ऐ की बात की जाए दोनों जो है, चाहे ये ऐ हो चाहे ऐ हो, दोनों क्या है, तो दोनों जो है कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि योग ऋण शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा योग ऋण शब्द है। विकल्प ए है नाक, विकल्प बी है छात्रावास, विकल्प सी है जो है पीताम्बर, विकल्प डी है विकल्प सी है आम, विकल्प डी है पीताम्बर। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए योग ऋण शब्द की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर जो है किसी विशेष अर्थ को जो है देते हैं, वो शब्द कैसे होते हैं, तो वो जो है योग ऋण शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है, पीताम्बर। यदि पीताम्बर की संधि विच्छेद पूछी जाए क्या होता है, तो पिताधर अंबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है धरेश का जो है संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोग को बताना है कि धरेश का जो है संधि विच्छेद क्या है। विकल्प ए है धराह धन अस, विकल्प बी है धर धन ईश, विकल्प सी है धरा धन ईश, विकल्प डी है धरा धन ईश। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए धरेश का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, धराधन ईश। देखिए ईश में जो है बड़ी ई और श रहता है तो कौन सा सही है, विकल्प जो सही है वह है डी, धराधन ईश। यदि बात कीजिए कौन सी संधि है, तो यह जो है गुण संधि है। देखिए गुण संधि की पहचान कैसे होती है, यदि आप लोग को आसानी से न समझ में आए और यदि माइनस मार्किंग नहीं है या आप लोग लगाना चाहते हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। यदि एक मात्रा ये है या ये है, यदि ये दोनों है और कन्फ्यूजन में है, तो आप लोग जो है गुण संधि को जो है मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो आप लोग को बताना है जो है कि परमेश्वर में जो है कौन सा समास है। परमेश्वर की यदि संधि विच्छेद की जाए क्या होता है, परम धन ईश्वर होता है। और इसका जो संधि यदि बात की जाए समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। यदि बात की जाए कर्मधारय समास की पहचान कैसे होती है, तो देखिए कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में जो है उपमान उपमेय अथवा जो है विशेषण विशेष का जो है संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है उत्कीर्ण में कौन सा प्रयुक्त सही उपसर्ग है। तो देखिए आप लोग को बताना है उत्कीर्ण में जो है कौन सा सही जो है प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो है प्रत्येक शब्द के पहले जो है लगाया जाता है, जबकि प्रत्यय जो है प्रत्येक शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि उत्कीर्ण में कौन सा प्रयुक्त सही जो है उपसर्ग है। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, उत्कीर्ण में जो है उत जो है क्या होता है, उपसर्ग होता है, जबकि कीर्ण जो है क्या होता है, शब्द होता, मूल शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है। विकल्प ए है तांबा, विकल्प बी है तीखा, विकल्प सी है पान, विकल्प डी है तृण। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या जो है डी सही है। तो देखिए जो तत्सम रूप है वह क्या है, तृण। तृण जो है क्या है, तत्सम है, जबकि तांबा तीखा पान ये कैसे शब्द हैं, तो ये जो है तद्भव शब्द हैं। यदि बात की जाए तांबा की,
कि तांबा का जो तत्सम रूप है वह क्या है, ताम्र है। तीखा की बात की जाए कि तीखा का जो तत्सम रूप है वह क्या है, तीक्ष्ण है। यदि पान की बात की जाए कि पान का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है, तांबुल होता है। जबकि तृण जो कि तत्सम शब्द है, इसका यदि तद्भव पूछा जाए क्या होता है, तो तिनका होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज देशज शब्द जो है। विकल्प ए है अपील, विकल्प सी है गिरफ्तार, विकल्प सी है टांग, विकल्प डी है मुकदमा। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि जो देशज शब्द है वह कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह क्या होता है, टांग। टांग जो है देसी शब्द है अर्थात देशज शब्द है। जबकि अपील, गिरफ्तार, मुकदमा ये सभी जो शब्द हैं विदेशी शब्द हैं। यदि बात की जाए अपील जो है कैसे शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है। गिरफ्तारी की बात की जाए तो फारसी से लिया गया है। जबकि मुकदमा जो है अरबी शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द जो है तुर्की है। तो देखिए आप लोग को बताना है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा शब्द जो है तुर्की है। तमंचा, कैंसर, गुलाब या इनाम। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, तमंचा। तमंचा जो है कैसा शब्द है, तो यह जो है तुर्की शब्द है। यदि बात की जाए अन्य विकल्पों की तो जो कैंसर है यह कैसा शब्द है। कैंसर की बात की जाए तो इंग्लिश शब्द है। जबकि गुलाब की बात की जाए तो गुलाब कैसा शब्द है, तो यह जो है फारसी शब्द है। यदि बात की जाए विकल्प डी की इनाम, तो इनाम जो है कैसा शब्द है, तो यह जो है अरबी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन पहले था तत्सम। तो आप लोग को आप बताना है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें तद्भव कौन सा है। तद्भव शब्द जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ जो है रूप होता है, और जो संस्कृत का मूल शब्द होता है वह कैसा होता है, तो तत्सम शब्द होता है। विकल्प ए है कोफिल, विकल्प बी है कुपुत्र, विकल्प सी है खत्री, विकल्प डी है गो। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए कौन सा सही है। तो देखिए खत्री जो है यह कैसा शब्द है, तो यह जो है तद्भव शब्द है। यदि इसका तत्सम रूप पूछा जाए कि खत्री का क्या होता है या वास्तविक रूप क्या होता है, तो छत्री होता है। यदि कोकिल की बात की जाए तो कोयल होता है। कुपुत्र की बात की जाए तो कुपूत होता है। जबकि गो की बात की जाए क्या होता है, तो गाय होता है। तो कोकिल का जो है तत्सम रूप क्या होता है, तो तद्भव रूप क्या होता है, तो कोयल होता है। कुपुत्र की बात की जाए तत्सम रूप क्या होता है, तो पुत्र होता है। जबकि गो की बात की जाए अर्थात गाय की बात की जाए, जो गो का तद्भव रूप क्या होता है, गाय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। विकल्प ए है पुराना, विकल्प बी है गंगा, विकल्प सी है मोटा, विकल्प डी है नीला। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए शब्द संज्ञा क्या होता है, जो शब्द नाम होता है वही क्या होता है, संज्ञा होता है। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को ही जो है क्या कहा जाता है, संज्ञा होता है। देखिए इसमें गंगा जो है एक नदी का नाम है, तो यह क्या है, संज्ञा है। जबकि पुराना, मोटा और नीला ये सभी जो है क्या है, विशेषण है। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को जो है क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है, किसी नाम के स्थान पे जो सब प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विकल्प ए है घर, विकल्प बी है आप, विकल्प सी है पहाड़, विकल्प डी है नदी। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो देखिए संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विकल्प ए है घर, विकल्प बी है आप, विकल्प सी है पहाड़, विकल्प डी है नदी। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, बी आप जो है कैसा शब्द है, तो यह जो है सर्वनाम है। तो देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा शब्द विशेषण है। विकल्प ए है बुढ़ापा, विकल्प बी है दौड़, विकल्प सी है क्रोध, विकल्प डी है शांत। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, शांत। यदि बात की जाए विशेषण
की पहचान कैसे करते हैं? तो देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बतलाने वाले शब्द को जो है क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आप लोग को बताना है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? विकल्प ए है चमकना, विकल्प बी है गिराना, विकल्प सी है उठना, विकल्प डी है देना। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? आप लोग बताइए कि 17 नंबर का कौन सा सही है? तो देखिए, गिराना जो है कैसा क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा की बात की जाए या पहचान की बात की जाए, तो जिन क्रियाओं से इस बात का जो है बोध हो कि कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी दूसरी को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है कहलाती है। अर्थात जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य करके जो है न करके जो है दूसरे से कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करता है या दूसरे को जो है कार्य करने के लिए जो है कहता है, तो क्या होता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है कहलाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अव्यय है। तो आप लोग बताने निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प में अव्यय दिया गया है? विकल्प ए है उत्तर, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है देना, विकल्प डी है दूर। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? देखिए, अव्यय कौन से होते हैं? यदि अव्यय की बात की जाए तो अविकारी शब्द होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द को ही जो है अव्यय कहा जाता है। यदि बात की जाए अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कैसे शब्द कहलाते हैं? तो वे जो है अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। यदि बात की जाए अविकारी जो है कितने प्रकार के होते हैं या अविकारी शब्द जो है कि भेद कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जबकि जो विकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण जो है शब्दों में जो है विकास या परिवर्तन होता है। और अब जो विकारी शब्द होते हैं वह कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है दूर जो है यही विकल्प सही है। और जबकि उत्तर, जापान और देना जो है कैसे शब्द हैं? तो ये जो है विकारी शब्द हैं। देखिए, अब जो अव्यय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा जो है वह कौन सा है? विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द क्या होते हैं? अव्यय अर्थात अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि सर्प का जो पर्यायवाची होता है वह कौन सा होता है निम्न विकल्पों में से? विकल्प ए है सुरभि, विकल्प बी है अंग, विकल्प बी है द्विजी, विकल्प डी है कुंभी। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, जो सर्प का पर्यायवाची है इन विकल्पों में से कौन सा है? द्विजी। यदि सुरभि की बात की जाए तो सुगंधित का होता है, अंक की बात की जाए तो सूर्य का होता है, जबकि कुंभी जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो हाथी का होता है। यदि सर्प की बात की जाए और कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो सर्प का होता है आई, भुजंग, मणिधर, फणिधर, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, नाग, सांप, सरीसृप जो है आदि सर्प के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, आप लोग को बताना है कि अनुरुक्त का जो विलोम शब्द है वह क्या होता है? विकल्प ए है अनुरुक्त, विकल्प बी है विरक्त, विकल्प सी है अनर्थ, विकल्प सी है विरक्ति। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, अनुरुक्त का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? विरक्ति। तो विकल्प जो सही है वह कौन सा है? विकल्प जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, अर्थात दोपहर के बाद के समय को जो है क्या कहा जाता है एक शब्दों में, वही आप लोग को बताना है। विकल्प ए है पूर्वाहन, विकल्प ए है मध्याह्न, विकल्प सी है संध्या, विकल्प बी है अपहर्यान। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए, इसका दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपहर्यान या अपरिहार्य जो है कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है चीर और चीर का अर्थ क्या है? अर्थात जो एक चीर छोटी ई रहती है और एक में बड़ी ई रहती है। तो आप लोग को बताना है कि इसमें जो है कौन सा इसमें सही है। देखिए, यदि विकल्प ए की बात की जाए तो नया और पुराना। नया माने क्या होता है? नया का अर्थ होता है जो है नवीन। यदि पुराना की बात की जाए तो प्राचीन। किला की बात की जाए तो किला जैसे कहते हैं कि उसका किला है, अर्थात
गढ़ जिसको है, किला का अर्थ क्या होता है गढ़, और काश का अर्थ क्या होता है तो खांसी से संबंधित होता है। जबकि पुराना की बात की जाए तो पुराना का क्या अर्थ होता है, तो पुराना का जो अर्थ है वह क्या है आप लोग बताइए। तो पुराना का अर्थ है चीर, जबकि चीर जो जो बड़ी बड़ी ई रहती है उसका क्या होता है, कपड़ा होता है। जबकि चर का अर्थ होता है जो है चलने वाला, जबकि अचर का क्या अर्थ होता है, अचल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें अनेकार्थी शब्द कौन सा है। विकल्प ए है अर्थ, विकल्प बी है अनुरोध, विकल्प सी है अपराध, विकल्प डी है अधिक। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अर्थ। अर्थ का एक अनेकार्थी शब्द है। इसका जो शब्द अलग अलग होता है वह क्या होता है, धन होता है, अभिप्राय होता है, इंद्रिय होता है, विषयक होता है, मतलब होता है आदि जो है अनेकार्थी शब्द इसके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से वर्तनीक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए जो विकल्प दिया गया है 4, इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द जो है वर्तनीक शब्द दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द है। देखिए इसमें से आप लोग को उज्ज्वल बताना है कि कौन सा सही है। देखिए सभी में जो है कौन सा इसमें सही है आप लोग को बताना है। तो देखिए उज्ज्वल जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए विकल्प जो डी सही है, जो विकल्प डी है यही सही है। वो होता है उसके पश्चात आधा ज, फिर आधा ज, फिर पूरा व, फिर ला जो है, इस प्रकार से जो है उज्ज्वल को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है वर्तनीक दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है। देखिए आप लोग को बताना है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसके पहले था शुद्ध, अब पूछा है अशुद्ध। तो देखिए विकल्प ए है महीना। तो देखिए महीना जो है सही है, यह सही लिखा जाता है, महीना इसी प्रकार से लिखा जाता है। यदि अनुग्रह की बात की जाए तो देखिए अनुग्रह जो है गलत है। अनुग्रह बात की जाए कैसे लिखा जाता है, तो देखिए अनुग्रह जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो है क्या होता है, तो यह जो है अनुग्रह होता है। अगले विकल्प की बात की जाए तो अगला जो विकल्प है वह क्रिया, क्रिया जो है सही है। सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह भी ऐसे लिखा जाता है। तो चारों विकल्प सही है। विकल्प जो सही देखिए तीनों जो है ये तीनों जो है सही लिखे गए हैं, जबकि जो अनुग्रह है गलत लिखा गया है। अनुग्रह किस प्रकार से लिखा जाता है हमने आपको बता। 26 है निम्न में से अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है। परिसर्ग का अर्थ है विभक्ति कौन सी है। विकल्प ए है पर, विकल्प बी है ने, विकल्प सी है को, विकल्प डी है सी। तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए कारक कौन कौन से होते हैं, तो कारक जो है मूलतः 8 होते हैं। कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यदि बात की जाए इनकी विभक्ति क्या क्या होती है, तो देखिए कर्ता का होता है कर्ता ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए। यदि बात की जाए अपादान की तो अपादान का होता है से, जबकि संबंध का होता है का के, रे, ना, नी जो है। जबकि अधिकरण का होता है में, भीतर, पर, पय, पर, और जबकि एक होता है संबोधन हे, हो, अजी। ये सभी जो है कारक होते हैं और इनकी विभक्ति होती है। तो देखिए अधिकरण का हमने आपको क्या बताया, पर। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी। यदि बात की जाए ने की तो कर्ता ने, कर्ता ने, तो यह जो है किसकी विभक्ति है, ने जो है कर्ता की विभक्ति है। जबकि कर्म की बात की जाए की विभक्ति क्या होती है, को। तो को जो है किसकी विभक्ति है, तो यह जो है कर्म की विभक्ति है। उसके पश्चात से की बात की जाए तो देखिए से का जो है प्रयोग 2 जगह होता है। एक होता है करण के साथ, करण जो है की विभक्ति होती है, और एक होती है अपादान की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है। विकल्प ए है शिक्षा, विकल्प बी है हवा, विकल्प सी है दारा, विकल्प डी है कोयल। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान जो है मूलतः कैसे की जाती है, तो इसे जो है हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जो है या बोलचाल से जो है अपनी वाणी से जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षा, देखिए शिक्षा अच्छा होता है कि अच्छी होती है, तो कहा जाता है कि उसे शिक्षा मिल जाती तो अच्छा होता। तो शिक्षा जो है स्त्रीलिंग है। यदि बात की जाए हवा की तो देखिए कहा जाता है कि हवा चल रही है, ये नहीं कहा जाता कि हवा चल रहा है। तो हवा चल रही है, तो हवा भी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। यदि कोयल की बात की जाए तो कोयल अच्छा
होता है कि अच्छी होती है, तो कोयल जो होती है अच्छी होती है। जबकि दारा जो है एक व्यक्ति का अर्थात पुरुष होता है, तो दारा अच्छा होता है, अर्थात दारा कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये दारा जो है क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखिए अभी तक था पुल्लिंग, अब है स्त्री, तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए है दुख, विकल्प बी है छाछ, विकल्प सी है तिल, विकल्प डी है काढ़ा। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए दुख कहते हैं कि उसको दुख हुआ है, तो दुख क्या है, दुख जो है पुल्लिंग शब्द है, तिल जो है पुल्लिंग शब्द है, काढ़ा जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ जो है यह किस प्रकार का शब्द है, तो यह जो है स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो शब्द दिए गए हैं इन उनमें कौन सा शब्द है जो सदा जो है बहुवचन में अर्थात सदैव जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। विकल्प ए है नारी, विकल्प सी है लता, विकल्प सी है दर्शन, विकल्प डी है गाय। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए दर्शन का प्रयोग जो है सदैव किस रूप में होता है, तो दर्शन का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। यदि अन्य शब्द की बात की जाए तो देखिए लोग हो गया, लोग, प्राणी, प्राण, आंसू, दाम, ऊँट आदि शब्द जो है प्रयोग है सदैव किस रूप में होता है, तो सदैव जो है बहुवचन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कि भूतकाल का उदाहरण है। देखिए एक आप लोग को बताना है कि भूतकाल का जो है उदाहरण कौन सा है। विकल्प ए है मैं जाता हूँ, विकल्प बी है वह जा रहा है, विकल्प सी है वह पुस्तक पढ़ेगा, विकल्प डी है राम घर गया था। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए विकल्प इसमें जो सही है वह कौन सा है, डी, राम घर गया था। मैं जाता हूँ तो यह कैसा है, तो यह जो शब्द वाक्य है किस प्रकार का है, तो यह मैं जाता हूँ अर्थात मैं अभी जा रहा हूँ, तो तत्काल है। वह आ रहा है, वह आ रहा है अर्थात अभी वह जो है आ रहा है। वह पुस्तक पढ़ेगा अर्थात भविष्य काल है, वह पुस्तक पढ़ेगा। राम घर गया था, राम घर गया था अर्थात जा चुका है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से भाववाच्य है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा शब्द जो है भाववाच्य है। विकल्प ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, विकल्प बी है श्याम पत्र लिखता है, विकल्प सी है मोहन से बैठा नहीं जाता है, विकल्प डी है पत्र लिखा जाता है। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका पहचान कैसे की जाती है, तो क्रिया का वह रूपांतरण जिससे जो है वाक्य में क्रिया अथवा भाव की जो है प्रधानता का बोध हो, तो कैसा होता है, तो भाववाच्य होता है। तो देखिए इसमें कौन सा भाववाच्य है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो यह जो है भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प क्वेश्चन दिए गए हैं अर्थात विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, उसमें आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। विकल्प है रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। विकल्प सी है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। विकल्प सी है उसने मान लिया कि दोष उसका है। विकल्प डी है मेरा दोस्त आया और हम दोनों सैर करने पड़े। तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए है रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। विकल्प बी है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। विकल्प सी है उसने मान लिया कि दोष उसका है। विकल्प सी है मेरा दोस्त आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33 है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में शुद्ध अशुद्ध अंश क्या है। देखिए आप लोग को बताना है कि मैंने विद्यालय जाना में जो है कौन से जो है अशुद्ध शब्द है। तो देखिए विकल्प जो है ए इसमें सही है। मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है। यदि बात की जाए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें जो है सर्वनाम प्रकार जो है सर्वनाम की जो है अशुद्धि है। सर्वनाम मैंने अर्थात मुझे जो है क्या जाना है, कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है अन्य विराम क्वेश्चन नंबर 34 है उप विराम, ये अन्य नहीं है अल्प विराम है। तो आपको अल्प विराम का चिन्ह आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। विकल्प
ए है, बी है, सी है या डी है? तो बताइए कौन सा सही है। एक होता है अल्प विराम, एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है जो है कौन सा पूर्ण पूर्ण जो है विराम। तो बताइए इनमें से जो है आप लोग को बताना है कि अल्प विराम जो है कौन सा है। देखिए अल्प विराम इसमें कौन सा है, तो अल्प विराम जो जो विकल्प दिए गए हैं चारों, इनमें से आप लोग को बताना है कि अल्प विराम कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो है चारों जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो है कोई भी आंसर नहीं सही है। यदि इसकी बात की जाए तो यह जो है कैसा है, सब जो है कैसा चिन्ह है, तो यह जो है अर्ध विराम है। यदि इसकी बात की जाए तो पूर्ण विराम है, ये कोई चिन्ह नहीं, ये जो है प्रश्नवाचक होता है। यदि बात की जाए अल्प विराम की, तो अल्प विराम जो होता है ऐसे नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जबान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए आप लोग को बताना है कि जबान पर चढ़ने का जो है सही मुहावरा क्या होता है। विकल्प ए है धोखा देना, विकल्प बी है याद आन होना, विकल्प सी है मुंह में आ जाना, विकल्प सी है भूख लगना। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है याद होना, मुंह पर चढ़ना अर्थात याद जो है होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। देखिए छठी का दूध आना का सही अर्थ क्या होता है आप लोग को बताना है। विकल्प ए है बुरा हाल होना, विकल्प बी है पराजित होना, विकल्प सी है बचपन की याद करना, विकल्प सी है भूख लगना। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह क्या होता है, बुरा हाल होना। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आप लोग को बताना है कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। विकल्प ए है बहुत निपुण बनना, विकल्प बी है साधन न होने पर काम कर लेना, विकल्प सी है सर्वथा अयोग्य, विकल्प डी है योग्यता न रहने पर भी किसी पर भी काम करने को सेखी भरना। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। विकल्प ए है बहुत निपुण बनना, विकल्प बी है साधन न होने पर काम कर लेना, विकल्प बी है सर्वथा अयोग्य, विकल्प डी है योग्यता न रहने पर भी काम करने को सेखी भरना। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, विकल्प डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए लोकोक्ति क्या है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। विकल्प है अंधा परंतु विवेकशील होना, विकल्प बी है मूर्ख धनी, विकल्प सी है अंधे के पास धन होना, विकल्प डी है आँखों का रोग। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए आँख का अंधा गांठ का पूरा अर्थ जो इसका होता है लोकोक्ति का, वह क्या होता है, मूर्ख किंतु धनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं। तो देखिए आप लोग को बताना है कि भाषा की अभिव्यक्ति के जो है कुल कितने रूप होते हैं। तो देखिए भाषा की अभिव्यक्ति के जो है कुल कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं, भाव भाव जो है लिखित, सांकेतिक और जो है मौखिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूर सागर के रचयिता कौन है। तो आप लोग बताना है कि सूर सागर के जो है रचयिता कौन है। विकल्प ए है तुलसीदास, विकल्प बी है कबीरदास, विकल्प सी है सूरदास, विकल्प डी है मीराबाई। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, सूर सागर के रचयिता जो है कौन है, तो सूरदास जो है सूर सागर के रचयिता हैं। यदि बात की जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी और मंगल जो है तुलसीदास की प्रमुख जो है रचनाएं हैं। जबकि कबीरदास की बीजक जिसमें 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, साखी सफद रामायणी जो है इन्हीं से संकलित है। यदि सूरदास की बात की जाए तो सूरदास की अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नागलीला, सूर पचीसी। जबकि मीराबाई की जो प्रमुख रचना है वह कौन सी है, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राम बिहाग जो है मीराबाई की प्रमुख जो है रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
41 निम्न में से रीतकाल के कवि कौन हैं। तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग को बताना है कि रीतकाल के जो है कौन से कवि हैं। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प सी है सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला, विकल्प डी है बिहारी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए रीतकाल के जो कवि हैं वो कौन है, बिहारी, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक है महादेवी वर्मा, इन चारों को जो है छायावादी कवि कहा जाता है और छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रेम वाटिका किसकी कृति है। तो आप लोग को बताना है कि जो प्रेम वाटिका है यह किसकी कृति है। विकल्प है तुलसीदास, विकल्प बी है रसखान, विकल्प सी है नरोत्तम दास, विकल्प डी है बिहारी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए प्रेम वाटिका जो है किसकी कृति है, तो यह जो है रसखान की कृति है। रसखान की अन्य प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो सुजान रसखान एक प्रमुख कृति है, जबकि नरोत्तम दास की जो प्रमुख कृति है वह कौन सी है, तो सुदामा चरित्र है, जबकि बिहारी की जो प्रमुख कृति है वह कौन सी है, तो बिहारी सत्यसई है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।